Hello friends, welcome again on this online platform of Pathfinder Academy, which is exclusive for English, for only English and for competitive exams. आपका सभी का स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं आज प्रपोजिशन पार्ट 3। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रपोजिशन का पार्ट 3। हमने बहुत सारे प्रपोजिशंस देखे। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने बहुत सारे प्रपोजिशंस देखे, प्रपोजिशंस की बात की हमने। आज हम पार्ट 3 देखेंगे। कुछ जो रिमेनिंग प्रपोजिशंस हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल पाथफाइंडर एकेडमी, डू सब्सक्राइब इट एज अर्ली एज पॉसिबल। इसे जल्दी ही सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आए हैं। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके इम्पॉर्टेंट मैटर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट मैटर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो जल्दी से हमसे जुड़िए अगर नहीं जुड़े हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए आप चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। और हमारे जो क्लासेज हैं जो हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी हैं उसे भी आप लाइक करिए, कमेंट करिए। और कोई क्वेश्चन है आपके तो हमारा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और हमारा टेलीग्राम का जो लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पर दे रखा है उस पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमसे जल्दी से जुड़ जाइए। हमने प्रेपोजिशंस की बात की। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बहुत सारे प्रेपोजिशंस की बात की। आज हम पार्ट 3 में प्रेपोजिशंस की बात करेंगे। Yes, let us start our important topic, that is of preposition. preposition का हम important topic start करते हैं, शुरू करते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम कुछ और important prepositions जो हैं वह आपके सामने यहाँ पर रखेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से हमारे इस क्लास से जुड़ जाइए, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उससे आप जुड़िए। हम स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ रिमेनिंग रेस्ट ऑफ प्रपोजिशंस जो हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। और रेस्ट ऑफ प्रपोजिशंस जो हैं उनमें जो कन्फ्यूजेबल जो पेयर है हमारे सामने, उसकी हम बात करेंगे। कन्फ्यूजेबल पेयर कौन से, देखिए, इनटू और ऑन टू, इनटू एंड ऑन टू। थोड़ा सा सेटिंग मुझे यहाँ चेंज करनी होगी। यस, इनटू एंड ऑन टू। इनटू और ऑन टू। इनटू तो आपने काफ़ी सुना होगा, ऑन टू का भी यूज़ होता है, थोड़ा लिमिटेड यूज़ होता है ऑन टू का। देखिए, सबसे पहली कॉमन जो बात है इसमें जो कॉमन बात है वो बात है, इसमें जो कॉमन बात है वो बात ये है इसकी जो कॉमन बात है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोनों में ही मूवमेंट होता है, ठीक है। इनटू प्रेपोजिशन हो चाहे ऑन टू प्रेपोजिशन हो, ठीक है, दोनों में ही मूवमेंट होता है। दोनों ही मूवमेंट थोड़ा सा हमारी इंक यहाँ पर मोटी है, उसको थोड़ी हम पतली कर देते हैं। दोनों में ही मूवमेंट होता है, ठीक है। इनटू जो है, इनटू एंटरिंग द स्पेस, किसी स्पेस के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, किसी स्पेस के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, बाहर से अंदर की ओर एंटर करते हैं, तो उसके लिए हम इनटू काम में लेते हैं। एंटरिंग द स्पेस,
एंटरिंग द स्पेस, या मैं कह दूं गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करना। ठीक है, किसी क्लोज एंटिटी जो है, कोई क्लोज ऑब्जेक्ट है, कोई जगह है, उसमें जब हम बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो उसे हम इनटू कहेंगे। और ऑनटू जो है, ऑनटू की हम बात करते हैं तो ऑनटू यहां पर आपको बताता है लैंड ऑन सरफेस, लैंड ऑन सरफेस। देखिए कैसे, क्या फर्क है, किसी धरातल के ऊपर कूदना। ठीक है, कोई फ्लैट चीज़ है, कोई धरातल है, चाहे वो टेबल हो, कुर्सी हो, धरती हो, हमारा फर्श हो, उसके ऊपर जब हम लैंड करते हैं, कूदते हैं, तो उसके लिए हम ऑन टू का जो है प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे यहां मैं लिखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं he dived into the pool या स्विमिंग पूल। ठीक है, या रिवर, उसने नदी में छलांग लगाई, उसने पूल में छलांग लगाई। मतलब बाहर से, किस तरह से बाहर व्यक्ति है और वह जो है पूल के अंदर बाहर से अंदर एंटर कर रहा है, किसी बाहरी स्पेस से अंदर की ओर, किसी दूसरे स्पेस में अंदर की ओर एंटर कर रहा है, उसके लिए हमने इनटू काम लिया, डाइव्ड इनटू। ठीक है, या एंटर्ड इनटू। ठीक है, ही immediately entered into the room। ठीक है, किसी रूम के अंदर प्रवेश करना, बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करना, तो एंटर्ड इनटू। ठीक है, एंटर्ड इनटू आएगा। डाइव लगाना नदी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, पानी के अंदर, तो भी डाइव्ड इनटू। इस तरह से बाहर से जब अंदर की ओर, किसी बाहरी ऑब्जेक्ट से अंदर के ऑब्जेक्ट की ओर हम जब एंटर करते हैं तो उसके लिए इनटू हम काम में लेते हैं। इसी के अपोजिट देखिए ऑन टू किस तरह से, जैसे द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली ने टेबल के ऊपर छलांग लगाई, तो उसके लिए हमने ऑन टू काम में लिया। क्या काम में लिया? ऑन टू। देखिए इसी को मैं लिखता हूं, द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल। बोलचाल में हम बोलते हैं द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल। ठीक है, ऑन द टेबल में मूवमेंट, ऑन जब हम बोलते हैं वैसे तो ऑन में मूवमेंट नहीं होता है। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, द कैट इज ऑन द टेबल या द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ये सही है, यह बिल्कुल सही है। ऑन जो होता है उसमें मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन जब छलांग लगाई जाती है, स्पेशली जम्प्ड जब हम बोलते हैं, जम्प्ड ऑन टू, कोई सरफेस के ऊपर जंप करने की बात है तो जम्प्ड ऑन टू द टेबल, जम्प्ड ऑन टू द फ्लोर। ठीक है, ही जम्प्ड ऑन टू द रोड फ्रॉम टेरेस, फ्रॉम टेरेस, उसने छत से जमीन पर या सड़क पर छलांग लगाई, तो ऑन टू द रोड, ही जम्प्ड ऑन टू द रोड फ्रॉम टेरेस, ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, ऑन फ्रॉम रूफ, आप कैसे, जहां जब हम ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट करते हुए किसी सरफेस के ऊपर पहुंचते हैं, छलांग लगाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑन टू। बोलचाल में हम ऑन भी बोल देते हैं, हम इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली जो है, अगर हम फॉर्मल इंग्लिश देखें तो हमें ऑन टू का यूज़ करना चाहिए। ऑन जो है वह चल जाता है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में ऑन टू दे रखा है तो आप ऑन को क्लिक नहीं करेंगे, आप ऑन को टिक नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? ऑन टू को चूज़ करेंगे जब मूवमेंट है, जब आपके एक्शन में मूवमेंट है। ठीक है, और आप किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर आप
लैंड कर रहे हैं तो आपके पास ऑन टू आएगा। ठीक है, तो आपके पास ऑन टू आएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लिखता हूं, द माउंटेनर safely land on to the surface। ठीक है, या जम्प्ड ऑन टू द सरफेस। माउंटेनर जो पहाड़ी पर चढ़ने वाला है, ठीक है, उसने सुरक्षित तरीके से धरातल के ऊपर वह कदम रखा या धरातल पर उतरा। तो लैंड करना, तो जब हम मूवमेंट करते हैं तभी लैंड काम में आता है। तो लैंड ऑन टू द सरफेस, ठीक है, जम्प्ड ऑन टू द सरफेस, डाइव्ड ऑन टू द रोड या ऑन टू द सरफेस। इस तरह से जो है हमको मूवमेंट के अंदर ऑन टू काम में लेना है। और जब हम किसी बाहरी स्पेस से किसी इंटरनल स्पेस में हम एंटर करते हैं तो उसके लिए आप जो है इनटू काम में लेंगे। जैसे हमने यह लिखा है डाइव्ड इनटू द पूल, ठीक है, एंटर्ड इनटू द रूम। इस तरह से इनटू और ऑन टू को काम में लिया जाता है। इनटू और ऑन टू एक जैसे दिखने वाले कंफ्यूजेबल प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन उनमें बहुत ही क्लियर कट अंतर है। ये सरफेस पर लैंड करने के अर्थ में और ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर करने के अर्थ में जो है वह काम में लिया जाता है। ये इनका बेसिक जो डिफरेंस है वह मैंने यहाँ पर बताया। इसके अलावा इनटू जो है, जैसे इनटू में यह भी सेंटेंस लिखा जाता है, जैसे चेंज के अर्थ में मूल रूप परिवर्तन, मूल रूप में परिवर्तन के अर्थ में, मूल रूप में परिवर्तन के अर्थ में जब मूल रूप में परिवर्तन होता है, जैसे एट, जैसे मैं लिखता हूं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर चेंजेस इनटू आइस। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो होता है उसका रूप परिवर्तन होकर के वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। तो यहाँ इसका मूल रूप चेंज हो गया, तो इनटू हमने काम में ले लिया। तो मूल रूप जब चेंज होता है, पूरी तरह से बदल जाता है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर चेंजेस इनटू वेपर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है वो क्या होता है, भाप में बदल जाता है। तो इस तरह से रूप परिवर्तन के लिए हम काम में ले सकते हैं। इसके बाद एक आप ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, ही सडनली, वह अचानक ही सडनली एंटर्ड इनटू आवर डिस्कशन। वह अचानक ही हमारी वार्तालाप के अंदर आ गया, उसने जो है हमारे वार्तालाप में क्या किया, भागीदारी निभाई, मतलब भागीदार बन गया। ठीक है, तो एंटर्ड इनटू आवर डिस्कशन, एंटर्ड इनटू आवर मैटर, एंटर इनटू द प्रॉब्लम। ठीक है, किसी दुविधा में पड़ना, किसी मामले के अंदर पड़ना, किसी वार्तालाप में पड़ना, इस तरह जो है वह शब्द काम, जैसे ही एंटर्ड इनटू आवर, ही एंटर्ड इनटू द क्वारल, ही एंटर्ड इनटू द क्वारल, वह झगड़े में शामिल हो गया, झगड़े में पड़ गया मतलब शामिल हो गया। तो एंटर्ड इनटू क्वारल, एंटर्ड इनटू डिस्कशन, एंटर इनटू मैटर, एंटर इनटू प्रॉब्लम। इस तरह से जो वर्ब्स होंगी, जैसी वर्ब्स, एंटर वर्ब जो होता है उसके साथ एंटर्ड के साथ इनटू बहुत काम में लिया जाता है प्रवेश करने के अर्थ में। तो ये इनटू जो है वह रूप परिवर्तन, ये जैसे मैंने लिखा यहाँ पर देखा हमने। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बाहर से अंदर जाने के अर्थ में हमने इनटू काम में लिया, और ये एंटर इनटू डिस्कशन, और इस तरह जो है वह भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो यह इनटू का आपके कुछ हमने इंपॉर्टेंट यूज देखे, इनटू और ऑन टू।
इसके अलावा हम देख सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, अलग अलग वर्ब्स, जैसी वर्ब्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन आएगा। प्रेपोजिशंस जो होते हैं वह काम में ली गई वर्ब के अकॉर्डिंग, काम में ली गई एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग और काम में लिए गए एडवर्ब के अकॉर्डिंग अलग अलग काम में आ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रेपोजिशन एक जगह मैंने बता दिया एंटर के साथ इनटू ही आएगा, एंटर के साथ कुछ और भी आ सकता है, दूसरा प्रेपोजिशन भी आ सकता है। तो हमारा मीनिंग क्या निकल रहा है, हम किस तरह की वर्ब काम में ले रहे हैं, पूरी सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रेपोजिशन है वह बदल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो कंफ्यूजेबल पेयर है, जो हमने यहां पर प्रेपोजिशंस को स्टार्ट किए हैं ऑफ और ऑफ। देखिए ऑफ तो अटैचमेंट, अटैचमेंट के अर्थ में, कनेक्शन के अर्थ में, किसी चीज से जुड़ना, कनेक्शन, पजेशन, पजेशन के अर्थ में। ठीक है, किसी चीज से जुड़ाव होना, उससे संबंधित होना, कनेक्ट होना, उसके अर्थ में ओ एफ ऑफ काम में लिया जाता है। जबकि ओ डबल एफ ऑफ जो होता है वह डिसकनेक्शन, अलगाव, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, ये डिसकनेक्शन के अर्थ में, टेकिंग अवे, टेक अवे, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, इस अर्थ में ऑफ को काम में लिया जाता है। और ये अटैचमेंट में, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर द गर्ल द रिंग मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड से बनी हुई रिंग, मतलब रिंग और गोल्ड में आपस में संबंध है, कनेक्शन है, तो ऑफ, मेड के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। ठीक है, द स्लाइस ऑफ पिज्जा, पिज्जा का टुकड़ा, पिज्जा की स्लाइस। ठीक है, द पीस ऑफ पिज्जा, द पीस ऑफ रोटी, इस तरह से रोटी से उसका कनेक्शन है पीस का, तो उसको दर्शाने के लिए ऑफ हम काम में लेते हैं। इसी तरह से एक दो और इसके जो अलग अलग तरह के यूसेज हैं, जैसे द कलर ऑफ चेयर, द कलर ऑफ चेयर, द कलर ऑफ हेयर। ठीक है, द कलर ऑफ स्किन, द कलर ऑफ चेयर इज ब्लैक। तो जब हमको कनेक्शन दिखाना है, कोई रिलेशन दिखाना है, कोई रिलेशन दिखाना है, ठीक है, संबंध दिखाना है हमको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑफ को काम में लेते हैं। इसके लिए हम क्या काम में लेंगे, इसके लिए हम ऑफ को काम में लेते हैं। द टी स्पून, चाय का चम्मच। ठीक है, द टी स्पून विथ सॉल्ट, द टी स्पून ऑफ सॉल्ट, द टी स्पून ऑफ सॉल्ट। नमक का चम्मच, नमक से भरा हुआ चम्मच। ठीक है, इस तरह से जो है ऑफ को कनेक्शन दिखाने के लिए द कप ऑफ टी या द कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, चाय का कप, इस तरह से कनेक्शन दिखाने के लिए ऑफ को काम में लेते हैं। जबकि डिसकनेक्शन, डिसकनेक्शन दिखाना है तो उसके लिए ऑफ। ठीक है, ओ डबल एफ ऑफ, डिसकनेक्शन दिखाता है। जैसे द कैट जम्प्ड ऑफ, जम्प्ड ऑफ द टेबल, टेबल से कूदती है, कैट जो है टेबल से अलग होती है और कूदती है, तो जम्प्ड ऑन टू द टेबल भी सही है। बाहर से अगर टेबल के ऊपर जंप करेगी तो ऑन टू आ जाएगा। ठीक है, और टेबल से अलग होकर के नीचे फर्श पर अगर जंप लगाती है तो इसको जम्प्ड ऑफ। ठीक है, मतलब अलग होने के, टेबल से अलग होकर के क्या करती है, वो जमीन पर कूदती है, तो जम्प्ड ऑफ। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ऑफ रूट, हम क्या बोलते हैं, ऑफ रूट, कोई जगह ऑफ रूट है, इसका मतलब मेन रूट से थोड़ी दूर है, अलग है। जैसे मैंने लिखा है द शॉप इज ऑफ द मेन हाईवे,
मेन हाईवे से अलग है, ठीक है, ऑफ द मेन हाईवे, ऑफ रूट, ठीक है, हाईवे से अलग होना, हाईवे से दूर होना, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस, किसी चीज का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बताने के लिए, अलग होने के अर्थ में, इसके लिए क्या काम में लिया जाता है, ऑफ काम में लिया जाता है। ऑफ एक डिस्काउंट या छूट, डिस्काउंट या छूट के लिए भी काम में लिया जाता है। 20% ऑफ, हम देखते हैं 20% ऑफ, 20% की छूट ऑन किड्स वियर, बच्चों की पोशाकों पे 20% छूट। तो छूट के अर्थ में, डिस्काउंट के अर्थ में, ठीक है, डिस्काउंट के अर्थ में भी यह OFF ऑफ काम में लिया जाता है। रिमूव ऑफ योर शूज, रिमूव योर शूज भी बोल सकते हैं, रिमूव ऑफ योर शूज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग करने के अर्थ में, ठीक है, चल अलग करने के, इसको और मैं प्लीज टेक ऑफ योर, आप रिमूव ऑफ की जगह, रिमूव तो अपने आप में अलग करना होता है, प्लीज टेक ऑफ मतलब अलग करना, टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते निकालिए, टेक ऑफ योर शूज, रिमूव योर शूज कह दो या टेक ऑफ योर शूज कह दो, दोनों ही सेंटेंस सही है। तो अलग करने के अर्थ में OFF जो है वह काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा पेयर लेते हैं हम, जो कि एक कंफ्यूजेबल है, बिसाइड और एक है बिसाइड्स। बिसाइड्स आपका बी प्लस साइड, अगर इसको मैं अलग करूं इस वर्ड को, तो बी प्लस साइड दो वर्ड से मिलके बना है, मतलब बाई प्लस साइड, ये बनता है बी का मतलब बाई साइड, बाई साइड का मतलब नियरनेस, समीपता, समीप होने के अर्थ में, समीप होने के अर्थ में, नियरनेस के अर्थ में, ठीक है, पास में, पास में के अर्थ में, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा होता है, इन एडिशन टू, किसी चीज के अलावा, एक्सेप्ट, ठीक है, के अलावा, अतिरिक्त, के अलावा, अतिरिक्त होने के अर्थ में बिसाइड्स, यहां पीछे एस लग जाता है। जैसे मैं यहां लिखता हूं द लैम्प इज बिसाइड द बेड, बेड के बगल में, बिसाइड द बेड का मतलब बेड के बगल में जो है वह लैम्प रखा गया है, ठीक है। लैम्प और बेड दोनों नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, इन दोनों में रिलेशन बता रहा है बिसाइड, कि भाई लैम्प पड़ा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है, लेकिन लैम्प जो है वह बेड के बगल में पड़ा हुआ है। जैसे राम इज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड, राम अपने दोस्त के पास में बैठा हुआ है, बाई साइड, ठीक है। बी साइड का मतलब, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, राम इज सिटिंग बाय हिज फ्रेंड, बाय हिज फ्रेंड का मतलब भी जो है वह समीप होने के अर्थ में है, बिसाइड के अर्थ में। तो यहाँ बिसाइड और बाय दोनों जो है वो सेम मीनिंग, समीप, पास में होने के अर्थ में, बगल में होने के अर्थ में, ठीक है, बिसाइड काम में लिया जाता है। बिसाइड्स का मतलब बिसाइड्स राजस्थानी फूड he also likes South Indian food, South Indian food, राजस्थानी भोजन के अलावा, ठीक है, या मैं यहां लिख दूं इन एडिशन,
इन एडिशन, राजस्थानी भोजन के साथ साथ, इन एडिशन टू राजस्थानी भोजन, राजस्थानी फूड, ही ऑल्सो लाइक्स साउथ इंडियन फूड। इन एडिशन टू, बिसाइड्स के स्थान पर मैं इन एडिशन टू भी लिख सकता हूं, इन एडिशन टू राजस्थानी फूड, राजस्थानी भोजन के साथ साथ, ठीक है, यहां पर साथ साथ के अर्थ में है, ठीक है, साथ साथ वह दक्षिणी भारतीय खाना भी पसंद करता है, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा, एक्सेप्ट, एक एक्सेप्ट के अर्थ में, के अलावा, बिसाइड्स राम, राम के अलावा, ठीक है, बिसाइड्स राम नो वन एल्स कम टू द पार्टी, राम के अलावा, ठीक है। देखिए यहां तो साथ साथ के अर्थ में है, इन एडिशन टू, साथ साथ के अर्थ में, राजस्थानी भोजन के साथ साथ वह साउथ इंडियन भोजन भी पसंद करता है, लेकिन यहां पर राम के अलावा, बिसाइड्स राम का मतलब राम के अलावा पार्टी में दूसरा नो वन, कोई भी नहीं आया, ठीक है, कोई भी नहीं आया, ठीक है। तो यहां पर इन एडिशन और इसके जस्ट अपोजिट, के अलावा, ठीक है, के अतिरिक्त के अर्थ में भी जो है बिसाइड को काम में लिया जाता है, एक्सेप्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक्सेप्ट काम में लेकर के ये सेंटेंस लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा ओनली राम, या ठीक है, मुझे ओनली राम केम टू द पार्टी, केवल राम ही पार्टी में आया था, उसके अलावा दूसरा और कोई नहीं आया था। तो बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, ठीक है, के साथ साथ, के अतिरिक्त, दोनों जो है अर्थों में बिसाइड्स काम में लिया जाता है। कंफ्यूजेबल पेयर है जिसको हमने यहां पर देखा। इसके बाद एक हम देखते हैं, बाय की बात करनी रह गई। देखिए बाय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यूज है, जो कि अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है, बाय के साथ नाउन आता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधनों के साथ में बाय काम में लिया जाता है। He will travel by bus, वह बस से यात्रा करेगा, तो बाय बस होता है, ठीक है। He will travel from bus, ये कहना गलत है, बिल्कुल गलत है, ये राइट है, ये गलत है, ठीक है। फ्रॉम बस नहीं होगा, बाय बस होगा, ठीक है। इस तरह से यातायात के साधन के रूप में जब हमें यातायात के साधनों को दिखाना है तो बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, ठीक है। इस तरह से यातायात के साधन काम में लिए जाते हैं। बाय एयर लिख सकते हैं हम, बाय वाटर लिख सकते हैं हम, ठीक है, बाय सी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर भी यह एयर और वाटर, पानी के माध्यम से, वायु के माध्यम से, ठीक है, समुद्र के रास्ते से, इस तरह से इसका अर्थ निकलेगा। तो ये यातायात के जितने भी साधन हैं इनके साथ, इसमें बाय प्लस नो आर्टिकल, बाय के साथ, और बाय प्लस नो आर्टिकल प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाय और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन दोनों के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। बाय बस, बाय द कार या अ कार, इस तरह का सेंटेंस जो है वह फॉर्मल इंग्लिश में अलाउड नहीं है, इनफॉर्मल इंग्लिश में आपका चल जाता है, ठीक है। लेकिन ये आपका गलत माना जाएगा, आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करना। बाय द कार, बाय कार नहीं होता है,
ये ध्यान रखना, बाय हमको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में काम में लेना है, तो बाय द कार या बाय द ट्रेन, बाय द एयर, ऐसे नहीं आएगा, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय कार, इस तरह से आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये जो बाय का यूज है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे एक अगर आपको बीच में अगर आर्टिकल काम में लेना है तो इसमें ये भी आता है, जैसे he will come to office on 7:30 बस, 7:30 की बस से वह ऑफिस आएगा। He will come to office by 7:30 बस। दोनों तरह के सेंटेंस लिख दिए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट है, आपका ये सेंटेंस भी करेक्ट है, दोनों ही सेंटेंस आपके करेक्ट सेंटेंस है। देखिए मैं ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंस करेक्ट, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। मैं अगर स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि मैं 7:30 वाली गाड़ी से आता हूँ, मुझे समय पे स्ट्रेस देना है, तो ऑन 7:30 बस, 7:30 की बस से मैं आता हूँ। और मुझे यातायात के साधन पे स्ट्रेस देना है तो बाय 7:30 बस, तो मैं बाय 7:30 बस भी लिख सकता हूँ। देखिए जब ये यातायात के साधन जो होते हैं, ये जिनकी हमने बात की मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब स्पेसिफिक बन जाते हैं, स्पेसिफिक बन जाते हैं, पर्टिकुलर बन जाते हैं, कोई विशेष, जैसे यहाँ पर ये बस 7:30 की बस, मतलब ये बस स्पेसिफिक बन गई। ठीक है, स्पेसिफिक बन जाते हैं तो बाय का यूज कम करते हैं, बाय का यूज करते नहीं है, करते हैं तो थोड़ा मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, तो उस केस में ऑन जो है, ऑन आ सकता है, ऑन प्लस बाइक, बस के साथ भी ऑन। ठीक है, ऑन ट्रेन, ऑन प्लेन, शिप, लेकिन इस ऑन द बाइक यहाँ स्पेसिफिक बन जाएगा तो ऑन के साथ हमें आर्टिकल स्पेसिफिक लगाने के लिए आर्टिकल ए एंड द जो भी है, ठीक है, आर्टिकल जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, ऑन द बस, अगर मुझे आर्टिकल लगाना है, ऑन द बस हो सकता है, ऑन द बाइक हो सकता है, ऑन द बस। ठीक है, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये जैसे लिखा है, ही डेली कम्स टू ऑफिस ऑन द बस, बस से आता है, बाय बस, या तो आप इस ऑन द बस के स्थान पर बाय बस लिख दीजिए तब भी सही है, बाय बस लिख दिया तब भी सही है। अगर आप द बीच में लगाते हैं, आर्टिकल अगर बीच में लगाते हैं तो ऑन द बस बोलना पड़ेगा आपको, ऑन द बस भी सही है, बाय द बस नहीं होगा। ये भी राइट है, ये भी राइट है, बाय द बस नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। अल्टीमेटली जो आपका इससे जो आपका जो कंक्लूजन निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है कि ऑन द बस हो सकता है, ऑन द प्लेन हो सकता है, ठीक है, ऑन द बाइक हो सकता है, लेकिन बाय द बस नहीं होता है, बाय बस होता है। दोनों ही सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन ये आपका इनकरेक्ट जो है वह फ्रेज बनेगा और इसके साथ बनने वाला सेंटेंस जो है वो भी आपका इनकरेक्ट होगा। तो इस तरह से, लेकिन एक चीज़, ऑन द बाइक, ऑन द ट्रेन, ये सारा हो गया, ये सारी ठीक है, लेकिन ऑन द कार नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप। ऑन द कार ऐसा नहीं होता है, ऐसा फ्रेज नहीं बनता है। इसके लिए इन द कार, इन द टैक्सी, इन द एम्बुलेंस, इस तरह से फ्रेज बनता है। ठीक है, कार के साथ ऑन द कार नहीं लगता है। ठीक है,
ऑन द बस हो सकता है, ऑन द शिप हो सकता है, ऑन द प्लेन हो सकता है, लेकिन ऑन द कार जो हमने लॉजिक, जो हमने कंसेप्ट यहाँ पर रखा कि आर्टिकल द लगाना है तो उसके लिए ऑन लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कार अगर साथ में यातायात के साधन के रूप में यदि कार है तो कार के साथ कभी भी ऑन द कार सेंटेंस नहीं बनता है, ये फ्रेज नहीं बनता है। इन द कार क्या बनेगा? इन द कार बनेगा। ठीक है, ये फ्रेज आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सावधान रहना है। क्वेश्चंस बहुत सारे इस पे पूछे जाते हैं। ये भी हो सकता है, देखिए इस तरह से भी हो सकता है। काम में ली गई वर्ब, जो काम में ली गई वर्ब है टैक्सी, हियर इट इज टैक्सी। ठीक है, तो आप टैक्सी पढ़े जाए, टैक्सी। यस, जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव सीन हिम इन द कार या इन द बस, चलो कार तो इन आता है, इन द बस, मैंने उसे बस में देखा, बस में बैठे हुए देखा, तो अब यहां पर इन द बस सही है। ठीक है, यातायात के साधन के रूप में, यहां यातायात के साधन के रूप में बस का प्रयोग नहीं हो रहा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अर्थ में बस का प्रयोग नहीं हो रहा है। बस के अंदर राइड करते हुए किसी को देखा आपने, यहां बस के लिए हम बताना चाह रहे हैं बस में राइड कर रहा है, बैठा हुआ है। ठीक है, हमने यहां पर बस को एज ए राइडिंग ऑब्जेक्ट, सवारी के ऑब्जेक्ट के रूप में देखा है, यहाँ यातायात के ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देखा है। इन द बस, बस के अंदर बैठे हुए देखा मैंने। ठीक है, लेकिन यहां पर आई हैव, अब सर ने बस बताया, सर ने बस बताया तो बाय बस होता है, बाय बस होता है, ऐसे रट नहीं लेना है। यहां पर सीन, यहां पर सीन काम में आ रहा है भैया, सीन काम में आ रहा है, वर्ब चेंज हो गई, सीन का मतलब बदल गया, तो सीन के साथ इन का कॉम्बिनेशन बैठेगा, देखा। ठीक है, आता है, चलाता है, यातायात को तो चलाना पड़ता है, उस पर बैठ के आना पड़ता है, तो ये कम है, गो है। ठीक है, इस तरह यूज है, वो काम में लेता है उस साधन को। इस तरह की अगर वर्ब्स आती हैं तो उनके साथ ऑन द बस, ऑन द शिप, ऑन द ट्रेन, ठीक है, या बाय बस, बाय ट्रेन, इस तरह से बोलना सही है। और यदि अंदर बैठे हुए देख रहे हैं हम, या ही इज डांसिंग इन द ट्रेन, अब ये भी सही है, ही इज डांसिंग इन द, डांसिंग की बात आ रही है, नाच रहा है ट्रेन के अंदर, तो डांसिंग बाय ट्रेन तो होगा नहीं। ठीक है, ऑन द ट्रेन का मतलब ही बदल जाएगा, डांसिंग ऑन द ट्रेन, ऑन द ट्रेन का मतलब ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन हो सकता है, ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन हो सकता है कि वह ट्रेन की छत पर नाच रहा है या बैठा हुआ है, ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन। ठीक है, लेकिन बाय ट्रेन तो होगा नहीं, डांसिंग बाय ट्रेन। भाई यहाँ पर ही इज डांसिंग इन द ट्रेन, ट्रेन में बैठ करके नाच रहा है, तो यहाँ पर इस ट्रेन का प्रयोग यातायात के साधन का मतलब नहीं बता रहा है। यह एक मात्र ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ट्रेन बता रहा है कि यह ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसके अंदर व्यक्ति क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। तो डांसिंग इन, डांसिंग के साथ भी क्या बनेगा, इन बनेगा, सीन के साथ भी क्या बनेगा, इन बनेगा। तो थोड़ा सा वर्ब कौन सी है, वर्ब के साथ, वर्ब का मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा प्रीपोजिशन जो है वो बदल जाता है। तो इस तरह का सेंटेंस सही है। यहां पर ही इज डांसिंग बाय ट्रेन ऐसा कहना गलत है, ही इज डांसिंग ऑन द ट्रेन, ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन हो सकता है, ऑन द ट्रेन भी यहां पर कहना गलत है, डांसिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन। ठीक है, इस तरह से थोड़ा हमें काम में ली गई जो वर्ब है उस वर्ब पे हमको नज़र डालनी है। और ये जो आपका बाय का बहुत ही इंपॉर्टेंट बाय का प्रयोग हमने देखा। एक हमने बाय का प्रयोग पहले ही देख लिया, हमने बाय का प्रयोग पहले ही देख लिया था यहाँ पर, बाय का समीप के अर्थ में, बिसाइड के अर्थ में। यहाँ पर हमने देखा बिसाइड्स, है ना, बिसाइड्स के अर्थ में हमने यहाँ बाय का अर्थ देखा। ठीक है, यहाँ राम इज सिटिंग बाय, ठीक है, यहाँ पर ये बाय और बिसाइड्स, बाय का अर्थ समीप, समीप भी होता है, तो बाय समीपता के अर्थ में भी बाय को काम में लिया जाता है, नियरनेस के अर्थ में भी काम में लिया जाता है, एक टाइम को दिखाने के लिए। ठीक है, समय और टाइम को दिखाने के लिए, समय को दिखाने के लिए, जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं, बहुत ही इजी सेंटेंस से काम में लेते हैं, लेकिन आपको जो
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो नए हैं, उनको कंफ्यूज कर सकता है ये सेंटेंस। व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होता है, बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच बोलना गलत है, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है ये बोलना गलत है, ये सेंटेंस सही है, थोड़ा ये ध्यान रखना, ठीक है। ही विल अराइव बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक पहुंचेगा, तो समय को दिखाने के लिए नेक्स्ट वीक, या मंडे सोमवार तक पहुंचेगा, रविवार तक पहुंचेगा, इस तरह से जो है वह समय को दिखाने के लिए तक, यहां पर बाय का मतलब तक, ठीक है, अगले सप्ताह तक, अगले सोमवार तक, इस तरह से इसका मीनिंग निकलेगा बाय का यहां पर। तो ये समय को भी दिखाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेजरमेंट, नंबर, क्वांटिटी, ठीक है, आंकड़े, कुछ आंकड़े हैं, नंबर है, क्वांटिटी, इसको दिखाने के लिए भी बाय का प्रयोग होता है। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूसेज है ये, जैसे आपका इसमें मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो, मैंगो जो है वह किलो के भाव से बेचा जाता है, किलो के भाव से, तो बाय द किलो बोलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक और बनाना जो है वह डजन के भाव से बेचा जाता है, जैसे मिल्क, जैसे यहां मैं लिखता हूं मिल्क, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, ठीक है, लीटर के भाव से दूध बेचा जाता है। तो ये मेजरमेंट से, यह जो नाप तोल की बातें हैं, जो इकाइयां हैं, नाप तोल के लिए हमें कोई वर्ड काम में लेने हैं, नंबर काम में लेने हैं, डजन है, ठीक है, डजन को 12 कहते हैं, तो बाय डजन क्वांटिटी दिखानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम बाय द किलो, बाय द लीटर, बाय द डजन, ठीक है, इस तरह से जो है बाय द यूनिट, ठीक है, सिंगल यूनिट का, सिंगल, मान लीजिए सिंगल एप्पल के भाव से, एक एप्पल के भाव से बेचा जा रहा है, नंग के भाव से बेचा जा रहा है, तो वो नंग, उसको यूनिट कहेंगे, तो सोल्ड बाय द यूनिट लिखा जा सकता है। इस तरह से जो है मेजरमेंट को, नाप तोल को और नंबर, संख्या को दिखाने के लिए, क्वांटिटी, आपके जो है क्वांटिटी कितनी संख्या है, ये भी इसका मतलब भी संख्या है, उसको दिखाने के लिए जो है आप बाय का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बाय के भी हमने इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पर यूज़ देखे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाय। बाय को आप जरूर देखिएगा, एग्ज़ाम में बाय से जुड़ा हुआ, बाय काफ़ी कंफ्यूज करता है। हम यहाँ पर हमारे जो प्रेपोजिशन का टॉपिक है उसमें हमने कन्फ्यूजेबल और कुछ प्रेपोजिशन जो मिलते जुलते दिखते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, कन्फ्यूजेबल एंड डिफरेंसेस बिटवीन द प्रेपोजिशंस, यही हमारा यहाँ पर टारगेट है। किस तरह से हम उनमें, उन प्रेपोजिशंस में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं। अब एक आपका प्रेपोजिशन, इसमें इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन जो है वो बचता है, वो विद। देखिए विद जो है साथ में इसका होता है, जैसे विथ मी, मेरे साथ, कुछ भी आप लिख सकते हो, विद के आगे कोई भी नाउन आ सकता है, विद द स्कूल, ठीक है, विद द फैमिली, ठीक है, विथ यू, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो साथ में के अर्थ में, ठीक है, साथ में के अर्थ में कहता है एक साधन, इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहां पर साधन, सोर्स, इंस्ट्रूमेंट को हम साधन के रूप में काम में लेते हैं, सोर्स के रूप में काम में लेते हैं, तो उसको शो करने के लिए
उसको लिखने के लिए भी विथ काम में लेते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट एक आपका यूसेज है। जैसे ही पेंटेड द वॉल विथ ब्रश, ब्रश के साथ, ब्रश यहां पर इंस्ट्रूमेंट है, उसको साधन के रूप में काम में लिया है पेंट करने के लिए। तो पेंट करने के लिए साधन क्या काम में लिया है, ब्रश को, तो उस साधन को दिखाने के लिए पेंटेड द वॉल विथ ब्रश, ठीक है। ही अटैक्ड मी विथ नाइफ, ही अटैक्ड मी विथ नाइफ, उसने चाकू से मुझ पर हमला किया, ठीक है, या स्वॉर्ड, तलवार से मुझ पर हमला किया, इस तरह के सेंटेंस है। तो अटैक्ड विथ, ठीक है। तो यहाँ पर स्वॉर्ड, नाइफ एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और अटैक करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया गया है, तो उस साधन को दिखाने के लिए विथ, अटैक्ड विथ, ठीक है, पेंटेड विथ ब्रश, अटैक्ड विथ स्वॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर ही अटैक्ड मी फ्रॉम नाइफ या फ्रॉम स्वॉर्ड, ये कहना गलत है, या बाय नाइफ, चाकू से मारा, तो बाय दिमाग में आता है हमारा कि बाय आना चाहिए, यह भी कहना गलत है। यहाँ विथ साधन के रूप में कोई इंस्ट्रूमेंट को किसी कार्य के करने के साधन के रूप में जब प्रयोग में लिया जाता है तो उसके लिए विथ काम में लेना है। जैसे यहाँ पर he always writes with ink pen, वह हमेशा स्याही वाले पेन से लिखता है, तो राइट्स विथ, ठीक है, पेन एक साधन है लिखने का, तो राइट्स विथ इंक पेन, ठीक है, राइट्स विथ इंक पेन, राइट्स विथ पेंसिल, ठीक है, राइट्स विथ पेंसिल, इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा चेंज, जैसे ही राइट्स, यहां पर मैं पेन हटा देता हूं तो इन आएगा, क्या आएगा, वह स्याही से लिखता है, ठीक है, वह स्याही से लिखता है, तो ही राइट्स विथ पेंसिल, ये कहना सही है, लेकिन ही राइट्स इन लेड, लेड का मतलब पेंसिल, ठीक है, लेड से लिखता है, मतलब पेंसिल में जो काम में लिया जाता है उससे लिखता है, तो इन लेड। ही राइट्स इन इंक, स्याही से लिखता है, तो विथ इंक नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर विथ इंक कहना गलत है। ही राइट्स विथ इंक, ऐसे कहना गलत है, ऐसे कहना गलत है। विथ इंक नहीं, विथ इंक पेन हो सकता है, पेन एक इंस्ट्रूमेंट है, तो विथ इंक पेन ऐसा हो सकता है, लेकिन स्याही से लिखता है तो इन इंक, ठीक है, पेंसिल से लिखता है तो इन लेड हो सकता है, और पेंसिल को काम में लेना है तो विथ पेंसिल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है तो विथ पेंसिल। इस तरह से आपको ये थोड़ा सावधान रहना है। ये भी जो है कॉमनली होने वाली मिस्टेक है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, जो कि अक्सर एग्जाम में होती है इन और इसके अर्थ में, ठीक है, इन है विथ है, ये दोनों कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। ये सेंटेंस पे आप थोड़ा सा गौर कर लेना, ठीक है, इन इंक, राइट इन इंक होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा विथ किस तरह से काम में हमने लिया। जैसे हमने यहां एक ही अटैक्ड मी विथ नाइफ, ठीक है, ऐसे कैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, वर्ब चेंज होते ही, मीनिंग चेंज होते ही प्रेपोजिशन भी चेंज हो जाता है। ही वॉज अटैक्ड फ्रॉम रियर, रियर का मतलब पीछे से,
उसको पीछे से हमला किया गया, उस पर पीछे से हमला किया गया, तो यहाँ पर कोई साधन नहीं है। आक्रमण की स्थिति बता रहा है कि सामने से हमला किया या पीछे से हमला किया, तो यहाँ अटैक्ड फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पर पोजीशन दिखा रहा है, अटैक्ड फ्रॉम फ्रंट, अटैक्ड फ्रॉम रियर, ठीक है। तो आगे से हमला किया गया, पीछे से हमला किया, ऐसा अगर हमको मीनिंग निकालना है, ठीक है, तो काम में लिया गया वर्ड क्या है, मीनिंग किस तरह से निकालता है, ठीक है। काम में ली गई वर्ब कैसी है, वो आगे मीनिंग क्या दे रही है, उसके साथ कौन सा नाउन काम में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वह आपका प्रेपोजिशन जो है वो बदल जाएगा। बदले हुए मीनिंग के साथ बदला हुआ प्रेपोजिशन काम में लिया जाएगा। सेंटेंस पे थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका विद के अंदर पॉइंट है, ठीक है। जैसे इसके अंदर आगे एक साथ में, यहाँ पर हमने साथ में के अर्थ में लिखा है एक, देखिए फिजिकल क्वालिटी को दिखाने के लिए है, देखिए फिजिकल क्वालिटी शो करने के लिए, शो करने हेतु, फिजिकल क्वालिटी को शो करने के लिए, जैसे द गर्ल विथ रेड हेयर, लाल बालों वाली, काले बालों वाली, नीली आंखों वाली, इस तरह से कोई भी आप सेंटेंस, द बॉय विथ ब्रोकन लेग, टूटे पैर वाला लड़का, ठीक है। द गर्ल या बॉय विथ अम्ब्रेला, विथ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ में, यहाँ पर तो सिंपल मीनिंग आ रहा है, साथ में के अर्थ में, अम्ब्रेला साथ लिए हुए, अम्ब्रेला लेकर के आया हुआ लड़का, तो यहाँ पर विथ काम में लिया, ये ठीक है। ये यहाँ पर फिजिकल क्वालिटी दिखा रहा है, यहाँ पर विथ जो है वो क्या दिखा रहा है, आपकी शारीरिक जो विशेषता है उसको यहाँ पर विथ शो कर रहा है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस भी बन सकता है, द गर्ल अंडर द अम्ब्रेला, ये भी बन सकता है, ठीक है। अम्ब्रेला के नीचे खड़ी हुई लड़की, ठीक है, अम्ब्रेला के साथ में लड़की, ठीक है। इस तरह से जो है वह आपका क्या मीनिंग जो आपको निकालना है, क्या वर्ड आप काम में ले रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन वर्ड्स का आप काम में ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका वैसे के वैसे कॉस, कारण दिखाने के लिए, कॉस कारण दिखाने के लिए, जैसे ही इज शिवरिंग, शिवरिंग के साथ विथ आएगा, शिवरिंग विथ कोल्ड, ठीक है। लेकिन सफरिंग है अगर, ही इज सफरिंग विथ कोल्ड नहीं आएगा, फ्रॉम कोल्ड, ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। सफरिंग के साथ कॉम्बिनेशन फ्रॉम का बनता है, शिवरिंग के साथ कॉम्बिनेशन विथ का बनता है। आपको कोई कारण दिखाना है, कोई बीमारी का कारण दिखाना है, कोई अन्य कारण दिखाना है, ठीक है, तो उसके लिए शिवरिंग विथ और सफरिंग फ्रॉम कोल्ड आएगा, ठीक है। इस तरह से विथ जो है वह, उसके हमने कुछ यहाँ पर यूसेज देखे, किस तरह से विथ काम में आपका आ रहा है। तो हमने बेसिकली ये देखा कि किस तरह से हमने मोस्ट ऑफ प्रेपोजिशंस यहाँ पर, मुझे जहाँ तक ध्यान है मैंने यहाँ पर 32, 33, 34 के आसपास मैंने यहाँ पर जो है प्रेपोजिशंस आपको बताए किस तरह से प्रेपोजिशंस काम में लिए जाते हैं। तो प्रेपोजिशन अल्टीमेटली काम में लिए जाने वाले जो वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स काम में लिए जाने वाले, वर्ब हो सकती है, काम में लिए जाने वाले एडजेक्टिव हो सकता है, काम में लिया जाने वाला एडवर्ब हो सकता है, उसके साथ उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रेपोजिशन जो है वो आ सकता है। इसके बाद सेंटेंस के लास्ट में पहले नाउन क्या आ रहा है, नाउन क्या काम करता है, वो जो ली गई संज्ञा है काम में ली गई, जो वाक्य के अंदर जो संज्ञा काम में ली है वो क्या कार्य करती है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है वह वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशंस बदलता रहता है। तो ये हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना
है, सावधानी बरतनी है। जैसे हम कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पर लेने का प्रयास करते हैं, कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन लेते हैं जो कि बताते हैं कि किस तरह मीनिंग बदलने के साथ या आगे हम किस तरह का नाउन काम में ले रहे हैं, काम में लिए गए नाउन के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन जो है वह बदल जाता है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंग्री। अब एंग्री के साथ एट भी आता है, एंग्री के साथ एट आया तो थिंग आएगा, और एंग्री विथ आया तो पर्सन आएगा। आई एम टू मच एंग्री एट योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे बिहेवियर से बहुत ही गुस्सा हूँ। तो यहाँ पर बिहेवियर को शो करना है, तो बिहेवियर थिंग है, ठीक है, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, कोई वस्तु है या कोई ऐसी गुण है, तो उससे अगर हमको बताना है तो एंग्री एट योर बिहेवियर, ठीक है। और मुझे किसी इंसान से गुस्सा होना है, आई एम एंग्री विथ यू। अब ये यहाँ पर यू कोई पर्सन है, यू कोई इंसान है, विथ यू, ठीक है, विथ माई फ्रेंड, कुछ भी आप बोलिए। तो एंग्री विथ अगर काम में लेंगे तो उसके आगे पर्सन आएगा, और एंग्री एट काम में लेंगे तो उसके आगे क्या आएगा, उसके आगे कोई ना कोई थिंग, कोई वस्तु आएगी। वैसे के वैसे एक कॉम्बिनेशन होता है आस्क फॉर और आस्क फ्रॉम। आस्क फॉर किसी चीज़ को मांगना, आस्क फॉर तो आता है वस्तु को मांगने के लिए, ठीक है। आस्क फ्रॉम किसी से पूछना, पर्सन, किसी व्यक्ति से पूछना है, ठीक है, व्यक्ति के साथ कोई पूछताछ करनी है तो आस्क फ्रॉम आएगा, और किसी वस्तु के लिए पूछना है तो जो है आस्क फॉर आएगा। उसी तरह से annoyed at प्लस थिंग, नाराज होना, annoyed with अगर है तो आगे पर्सन आना चाहिए, ठीक है, तो आगे पर्सन आना चाहिए। एग्री सहमत होना, एग्री टू, एग्री टू एग्री टू आता है तो सामने कोई आता है ओपिनियन, और अगर एग्री विथ है, एग्री विथ के साथ पर्सन, एग्री विथ के साथ क्या आएगा, पर्सन। आई एम नॉट एग्री टू द थॉट, I am not agree to the thought of punishing him, उसको दंड देने के तुम्हारे विचार। तो एग्री टू के साथ ओपिनियन, एग्री टू योर ओपिनियन, एग्री टू योर थॉट ऐसे आएगा, ठीक है। आई एम नॉट एग्री विथ यू, एग्री विथ काम में ले लिया तो इसके बाद में क्या आएगा, कोई पर्सन आएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अलग अलग मीनिंग लेकर के आता है। और हम देखते हैं, देखिए क्या है, देखिए हम और देखते हैं। एक्यूज्ड ऑफ क्राइम और एक्यूज्ड बाय के साथ पर्सन, ठीक है, आरोपित होना, आरोप लगाना। ही वॉज
एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, कोई क्राइम है तो एक्यूज्ड ऑफ के बाद में मर्डर, ही वॉज एक्यूज्ड बाय हिज फैमिली, हिज फ्रेंड, जो भी है, तो एक्यूज्ड बाय, उस पर उसके परिवार के द्वारा आरोप लगाए गए, तो एक्यूज्ड बाय, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा। तो इस तरह से ये पर्सन का और क्राइम का कॉम्बिनेशन होता है। बॉर्न ऑफ किसके साथ आता है, पेरेंट्स, पर्सन के साथ, और बॉर्न इन या एट के साथ प्लेस, जगह, ठीक है, जैसे he was born of रशियन पेरेंट्स, वह रशियन दंपति का जो है वह उत्पन्न किया हुआ है। तो बॉर्न ऑफ काम में लिया तो आगे क्या आना चाहिए, पेरेंट्स आना चाहिए, कोई इंसान की बात आना चाहिए। और अगर ही वॉज बॉर्न इन अजंता हॉस्पिटल एट दिल्ली, उसका जन्म का स्थान बताना है, तो बॉर्न इन, छोटी जगह है तो बॉर्न इन अजंता हॉस्पिटल, और उसके बाद बड़ी जगह के लिए एट दिल्ली, तो ही वाज बॉर्न एट दिल्ली लिख दो, या ही वाज बॉर्न इन अजंता हॉस्पिटल लिख दो, तब भी सफिशिएंट है। और अगर दोनों काम में लेना है, छोटा प्लेस और बड़ा प्लेस, तो छोटे प्लेस को दिखाने के लिए इन, इसलिए मैंने यहाँ पर इन और एट दोनों काम में लिया है। तो यह जगह को दिखाते हैं, किसी जन्म के स्थान को दिखाते हैं। बाय फ्रॉम, शॉप, बाय फॉर, पर्सन, द ग्रोसरी, किराना का सामान, परचून का सामान, द ग्रोसरी इज बॉट, बाय का बन गया बॉट फ्रॉम, रिलायंस मार्ट से ग्रोसरी खरीदी गई थी। रिलायंस मार्ट क्या है, शॉप है, तो बॉट फ्रॉम, सामान लिया गया है तो बॉट फ्रॉम, ठीक है। दिस बुक इज बॉट फॉर, तुम्हारे लिए लिया गया है, बॉट फॉर यू, तो पर्सन, बॉट फॉर आ गया तो क्या आ जाएगा, बॉट फॉर आ गया तो क्या आ जाएगा, पर्सन आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग मीनिंग निकलेगा बाय का भी। कंपेयर टू, कंपेयर विथ, ठीक है। कंपेयर टू काम में कब लेते हैं, जब दो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, दो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स को काम में लेते हैं। और कंपेयर विथ सेम काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, सेम काइंड ऑफ थिंग। जैसे एग्जांपल में लिखता हूं, डोंट कंपेयर गोल्ड, डोंट कंपेयर गोल्ड टू आयरन। दो अलग अलग चीजें हैं, लोहे की तुलना सोने से मत करो, तो डोंट कंपेयर गोल्ड
2 क्या आ जाएगा? अगर सेम काइंड है, कालिदास इज कंपेयर्ड विथ द शेक्सपियर ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार में कालिदास की तुलना जो है तो शेक्सपियर की जाती है। तो कालिदास भी इंसान है, शेक्सपियर भी इंसान है, दोनों ही सेम काइंड सेम क्लास के नाउन है, तो उनको कंपेयर करना है, कंपेयर्ड विथ, और अलग अलग नाउन को कंपेयर करना है तो कंपेयर टू। बहुत ही बारीक चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है आपके एग्जाम्स में। वैसे के वैसे कंट्रोवर्सी ऑन मैटर और कंट्रोवर्सी विथ पर्सन, अगर पर्सन के साथ कोई झगड़ा है तो कंट्रोवर्सी विथ लिखना पड़ेगा, और अगर किसी मामले को लेकर के, किसी बात को लेकर के है कंट्रोवर्सी, तो कंट्रोवर्सी ऑन क्या आएगा? कंट्रोवर्सी ऑन आएगा। डील विथ मैटर और डील इन ट्रेड, ठीक है। जैसे दिस बुक डील्स विथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन इंडिया, यह पुस्तक भारत के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को बताती है, के बारे में बताती है। तो यहाँ पर डील्स विथ काम में लेंगे, अगर डील्स हमको वर्ब डील काम में लेनी है तो डील्स विथ हमको काम में लेनी पड़ेगी। किसी विषय वस्तु के बारे में बताया, डील्स विथ क्या बता रहा है? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की बात कर रहा है, यहाँ पर डील्स विथ काम में लेंगे। और यहाँ पर जैसे मैं लेता हूँ, ही डील्स इन, गोल्ड छोड़िए, ही डील्स इन ज्वेलरी, वह ज्वेलरी का व्यापार करता है। ट्रेड करना, व्यापार करना, ट्रेड का मतलब व्यापार करना, तो डील्स इन ज्वेलरी क्या कहा जाएगा? डील्स इन ज्वेलरी कहा जाएगा। एक्सपर्ट इन प्लस डूइंग, एक्सपर्ट एट वर्क, कोई काम है उसके लिए तो एक्सपर्ट एट, जैसे ही इज एक्सपर्ट इन रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को ठीक करने में एक्सपर्ट है, का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को रिपेयर करने में, ठीक है। तो एक्सपर्ट इन हमने क्या काम में लिया? एक्सपर्ट इन काम में लिया है। और यहाँ ये एक्चुअली यहाँ पर ये वर्क भी यहीं पर है, ये वर्क भी यहाँ आएगा। यहाँ पर एक्सपर्ट एट जो है वो थिंग के लिए, ठीक है, थिंग के लिए। जैसे यहाँ पर ही इज एक्सपर्ट एट, ही इज एक्सपर्ट एट, वह निपुण है। एक्सपर्ट का मतलब निपुण, निपुण है। ही इज एक्सपर्ट एट इंग्लिश ग्रामर, जैसे इंग्लिश ग्रामर लिखा है यहाँ, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में एक्सपर्ट है, तो उसके लिए हमने एक्सपर्ट एट काम में ले लिया। तो किसी थिंग, वस्तु, विषय वस्तु को लेकर के कोई बात है तो एक्सपर्ट एट आएगा, और किसी काम को
किसी चीज़ को करने को लेकर के एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट इन यहां पर आएगा। एक बहुत ही मैरिड टू और मैरिड विथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैरिड टू ए वुमेन होता है और मैरिड विथ अ मैन होता है। जैसे जैसे अमिताभ वॉज मैरिड टू, अब अमिताभ पुरुष है तो अमिताभ की शादी करवानी है जया बच्चन से, तो मैरिड टू, तो मैरिड टू के साथ वुमेन आएगा। अमिताभ वाज मैरिड टू जया, ऐसे बोला जाएगा इसको, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट कर देता हूं, जया वॉज मैरिड विथ अमिताभ, जया वॉज मैरिड विथ अमिताभ। तो यहां पर जया की शादी करनी है अमिताभ से, तो मैरिड विथ क्या आएगा, मैरिड विथ आएगा, मैरिड टू और मैरिड विथ आएगा। इस तरह से मैरिड टू के साथ में वुमेन आएगा, मैरिड विथ के साथ में क्या आएगा, मैन आएगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पीक फॉर थिंग, कोई ऑब्जेक्ट के लिए। स्पीक अबाउट, स्पीक अबाउट किसी के बारे में बोलना, तो वो किसी के बारे में बोलेंगे तो पर्सन होगा। वैसे के वैसे स्पीक टू भी हो सकता है, स्पीक टू भी पर्सन होता है। स्पीक टू भी क्या होगा, स्पीक टू भी पर्सन होगा। वी शुड ऑलवेज स्पीक्स फॉर आवर राइट्स, हमें हमेशा हमारे अधिकारों के बारे में बोलना चाहिए। तो स्पीक्स फॉर, स्पीक्स फॉर, ठीक है। स्पीक्स अबाउट आवर राइट्स नहीं होगा, कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर आपके सामने सब कुछ परोसा जा रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये इजी है। स्पीक्स अबाउट आवर राइट नहीं होगा। अगर 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएं, स्पीक फॉर, स्पीक अबाउट, स्पीक टू, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चारों एक जैसे ऑप्शन आपके सामने पड़े रहेंगे तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ही स्पीक्स वह उस व्यक्ति के बारे में सही बोल रहा है, तो स्पीक्स अबाउट दैट पर्सन। यहाँ पर ये दैट पर्सन, पर्सन है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके लिए बात करनी है तो स्पीक अबाउट, स्पीक अबाउट के साथ में पर्सन आएगा, ठीक है। और स्पीक टू, ही इज स्पीकिंग टू, ही इज स्पीकिंग टू हिज फ्रेंड, वह उसके दोस्त से बात कर रहा है तो स्पीकिंग टू भी आ सकता है, ठीक है। एक होता है ट्रस्ट, ट्रस्ट इन, तो ट्रस्ट इन तो पर्सन के साथ होता है। ट्रस्ट इन किसके साथ होता है, पर्सन के साथ होता है। और ट्रस्ट टू, ट्रस्ट टू जो है वह किसी वस्तु को लेकर के होता है। वी शुड ट्रस्ट इन गॉड कह दीजिए, वी शुड ट्रस्ट इन गॉड कह दीजिए आप, वी शुड ट्रस्ट इन सेंट्स कह दीजिए, ठीक है। संतों पर, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। वी शुड ट्रस्ट इन गॉड या सेंट्स, ठीक है। और इसी की जगह है we should not trust to the
वी शुड नॉट ट्रस्ट टू एवरी कंटेंट ऑफ सोशल मीडिया। हमें सोशल मीडिया के हर कंटेंट पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे बोलना है। तो ट्रस्ट टू के साथ में कोई वस्तु की बात आएगी और किसी व्यक्ति की बात करनी है, किसी व्यक्ति पर भरोसे की बात करनी है, किसी पर्सन पर। वी शुड ट्रस्ट इन आवर फादर, वी शुड ट्रस्ट इन गॉड, ठीक है। तो इस तरह से ट्रस्ट इन आएगा और यहाँ पर ट्रस्ट टू आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वेकअप, ये तो आपको पता है। वेक फ्रॉम भी होता है। वेकअप का मतलब तो नींद से जागना। अवेक फ्रॉम स्लम्बर कह दो, स्लीप कह दो। अवेक फ्रॉम स्लीप है ना, नींद से जागना। और ये अवेक, ये जो वेक फ्रॉम है, ये वेक फ्रॉम किसी गलत फहमी से जागना, किसी भ्रम से बाहर निकलना, किसी विचारधारा से बाहर निकलना से मतलब है। अवेकन फ्रॉम समथिंग, ठीक है। जैसे ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह में जल्दी उठता है। अब नींद से जागने से मतलब है यहाँ पर, तो वेक्स अप लिख दिया, ठीक है। नींद से जागने से मतलब है तो क्या लिख दिया, वेक से लिख दिया। ही शुड वेक फ्रॉम हिज डिसबिलीफ, उसको अपने गलत विचारों से, अपने भ्रम से बाहर निकलना चाहिए। तो यहाँ वेक फ्रॉम जो है, अवेकन फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से जागना। नींद से जागने से मतलब नहीं है, किसी चीज, अपनी विचारधारा, अपने विचार है, कोई चीज है, उससे जागना, उससे बाहर निकलने से मतलब है, ठीक है। ही शुड वेक फ्रॉम हिज डिसबिलीफ, उसे अपने भ्रम से बाहर निकलना चाहिए। तो इस तरह से जो है वह, ये हमने बहुत सारे वर्ब के साथ में कॉम्बिनेशन देखे। वर्ब के साथ में ये है वर्ब और ये है प्रेपोजिशन, ये है वर्ब, ये है प्रेपोजिशन, ठीक है। इसी तरह से ये वर्ब, ये प्रेपोजिशन, ठीक है। वर्ब प्रेपोजिशन, वर्ब प्रेपोजिशन, ये सारे हमने फ्रेजल वर्ब के एक्सपर्ट, यहां पर एक्सपर्ट जो है वह फ्रेजल वर्ब, कंट्रोवर्सी। यहां ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ में ये यहां पर एडवर्ब है, ये यहां पर एडवर्ब के साथ में प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन देखा हमने। एडवर्ब के साथ में प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन देखा, यहां पर वापस वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन देखा हमने। वर्ब के साथ में, ठीक है, एनर्ड एट, एंग्री, एंग्री एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव के साथ में प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन देखा। इस तरह से वर्ब के साथ में, एडजेक्टिव के साथ में, एडवर्ब के साथ में प्रेपोजिशन के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो कि अलग अलग परिस्थिति में के लिए काम में लिए जाते हैं। अलग अलग मीनिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन इन वर्ब के साथ में, एडजेक्टिव के साथ में और एडवर्ब के साथ में बनता है। इसलिए हमें बहुत सारे यह जो पेयर हैं, ये जो पेयर हमने देखे अभी, ये फ्रेजल वर्ब्स के और एडजेक्टिव फ्रेज के, प्रेपोजिशन फ्रेज के पेयर हमें बहुत सारे, जिनकी संख्या में हज़ारों में है, उनको हमको ध्यान रखना होता है, उनको समझना होता है। समझ करके भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और हम कुछ पढ़ करके भी, जैसे जैसे आप जितना इंग्लिश से आप अभ्यस्त होते जाएंगे, आप जितने
इंग्लिश के आप यूज्ड टू होते जाएंगे, ठीक है, फेमिलियर होते जाएंगे इंग्लिश के। जितना इंग्लिश का आप स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वैसे वैसे ये सारे जो आपके कॉम्बिनेशन है, ये सारे जो प्रेपोजिशंस के कॉम्बिनेशन है, वो सारे आपको क्लियर होते जाएंगे। उनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होता जाएगा। डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, डिपेंड ऑन योर लर्निंग, डिपेंड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इन सारी बातों पर ही निर्भर करता है। हमने यहाँ पर हमारे इस चैनल पर हमने प्रेपोजिशंस को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया। लगभग हमने सभी प्रेपोजिशंस जो कि कन्फ्यूजेबल है, स्पेशली जो कन्फ्यूजेबल है, जिन 2 प्रेपोजिशन या 3 प्रेपोजिशन के बीच में डिफरेंस करना मुश्किल होता है, उनका कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर देखा है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। कुछ प्रेपोजिशंस और भी हैं जो बचते हैं, लेकिन उनका सीधा सीधा मीनिंग निकलता है। वह किसी के साथ में कन्फ्यूजन, किसी अन्य प्रेपोजिशन के साथ में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। उनका सीधा मीनिंग जो होता है वो सीधा मीनिंग निकलता है। उस मीनिंग के अकॉर्डिंग आप उसको काम में ले सकते हैं। वो ज़्यादा आपका परेशान करने वाला आपका वह सेक्शन नहीं है। परेशान करने वाला सेक्शन जो होता है वह कौन सा होता है? जो प्रेपोजिशंस कन्फ्यूजन करते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज्ड करते हैं, जो क्या करते हैं? कन्फ्यूज्ड करते हैं, उनके कॉम्बिनेशन देखने बहुत ही आवश्यक हैं। इसको हम प्रैक्टिस सेशन में, हमारा जो MCQs का सेक्शन है, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन है, वो भी लेकर के आएंगे। हमसे जुड़े रहिएगा। और पाथफाइंडर एकेडमी के इस चैनल को, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पिन पॉइंट जो प्रिसाइज कंटेंट हम लेकर के आ रहे हैं, प्रिसाइज मैटर हम जो लेकर के आ रहे हैं, टू द एग्ज़ाम हम जो मैटर लेकर के आ रहे हैं, उसके लिए बनाया गया है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारी जो क्लासेस आपको यदि पसंद आती है उनको लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा, शेयर भी हमारे क्लास को और चैनल को करिएगा। तो आज के लिए इट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी, फिट एंड फाइन। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। हमारा शेड्यूल हम पोस्ट कर देंगे हमारा चैनल पर। आप उस पर हमारे नोटिफिकेशन बेल के थ्रू आप हमारे सारे पोस्ट को का जो शेड्यूल है उसको आप देख सकते हैं। सो टुडे इट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और राधे राधे।